हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। इस वीडियो में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में आज की जो टॉपिक ली गई है वो है वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, ये AB एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, ठीक है ना। उसके द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, ये मध्य बिंदु O है इसका, O से R दूरी पर उसके लंबार्धक पर कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है। चित्र के अनुसार AP बराबर BP बराबर √r² प्लस L², क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। जैसे मान लो त्रिभुज AOP, ये समकोण है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण बराबर होता है √ आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो √r² प्लस L², ये AP का मान हुआ। उसी तरह से इधर BP का भी मान √r² प्लस L² होगा पाइथागोरस के प्रमेय से, क्योंकि ये त्रिभुज BOP ये भी समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो है √r² प्लस L²। तो दूरी AP और दूरी BP ये दोनों बराबर हैं, इनका मान है √r² प्लस L² के, ठीक है। अब हमको बिंदु P पर इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो है चेक करना है कि भाई इनके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो आवेश +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह होगी 1/4πε0 के Q/r²। फार्मूला होता है, r है दूरी, तो यहाँ दूरी है √r² प्लस L², तो √r² प्लस L² का जब वर्ग करेंगे तो √ खत्म हो जाएगा, तो ये मिलेगा r² प्लस L²। इसकी दिशा BP की ओर होगी। अब आप लोग जानते हैं कि धन आवेश जो होता है, धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं आवेश से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो अब चूंकि ये धन आवेश है ना, तो ये दूर, इसकी दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की, यानी धनावेश से बाहर की ओर, ठीक है। अब इस आवेश -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो -Q के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, E2 का मान राशि इतनी ही होगी 1/4πε0 के Q/r² प्लस L², लेकिन इसकी दिशा PA की ओर होगी। यानी ऋण आवेश जब रहता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होती है ना, आवेश की ओर। यह बताया गया है आपको वैद्युत क्षेत्र में शुरू में ही। तो अब ये चूंकि ऋण आवेश है तो इसके क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर, ये E2 की दिशा इस तरह से होगी। देखो एरो ऐसे लगा हुआ है, ये एरो इस तरफ आ रहा है, ठीक है। अब एक वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, दूसरा वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, ठीक है ना। अब इनका परिणामी क्या होगा, इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। अब आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या है, सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र जो है सदिश राशि होती है, तो E1 और E2 का मान हम जो है सदिश विधि के द्वारा इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं कि E1 और E2 को AB के समानांतर और लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। AB के समानांतर, इसके समानांतर और इसके लंबवत। तो अब जैसे E1 ये घटक है तुम्हारा, E1 ये है, ठीक है ना। ये पॉइंट P से शुरू हुआ था, इस पॉइंट P से यहाँ P लिख दे रहे हैं, तो ये आपका E1 है। तो E1 को लंबवत और समांतर, तो AB के लंबवत ये घटक है E1 sin थीटा, और समांतर ये घटक है E1 cos थीटा, ठीक है। उसी तरह से ये जो सदिश E2 है, वैद्युत क्षेत्र E2, ये वैद्युत क्षेत्र E2 है, ठीक है ना। इसको यहाँ लिख दिया जा रहा है। तो E2 को भी दो खंडों में विभाजित किया गया, लंबवत और समानांतर। तो लंबवत घटक इसका ये नीचे की ओर हुआ E2 sin थीटा, और AB के समानांतर घटक हुआ ये E2 cos थीटा, ठीक। अब E1 का लंबवत घटक और E2 का लंबवत घटक, इनकी दिशाएं परस्पर जो है अपोजिट हैं, विपरीत हैं। ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है। इसका मान क्या है, बराबर है। तो मान बराबर हैं और दिशाएं विपरीत हैं, इस कारण से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी E1 sin थीटा E2 sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारा जो है क्षैतिज घटक या AB के समानांतर घटक। तो क्षैतिज घटक में दो सदिश हैं, E1 का है E1 cos थीटा और E2 का है E2 cos थीटा।
तो ये जो सदिश है यह इनका परिणामी है, इनका योग है, यानी वेक्टर ई बराबर ये वेक्टर ई मान लो है, तो ये वेक्टर ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। ठीक है ना। तो इन दोनों आवेशों के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उस तीव्रता का मान इतना होगा, E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 के वैल्यूज़ को हमको यहाँ से यहाँ और यहाँ से इसमें जो है रख देना है। ठीक है ना। तो वही बात हमने यहाँ लिखा है कि P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक। E1 का मान यहाँ से 1/4πε0 के Q/r² प्लस L²। बाकी ये जो cos थीटा है cos थीटा लिखा गया, फिर प्लस ये प्लस, फिर E2 की वैल्यू यहाँ से 1/4πε0 के Q/r² प्लस L², फिर ये cos थीटा। इसको जब हम कॉमन ले लेंगे इस राशि को तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा, cos प्लस cos मतलब 2 cos थीटा। ठीक, 2 cos थीटा मिला। अब cos थीटा का मान फिगर से देखिए, ये है थीटा कोण, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। cos का जो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार की लंबाई L है, कर्ण है √r² प्लस L², तो cos थीटा की वैल्यू हो गई L/√r² प्लस L²। यहाँ हमने लिख भी दिया है कि cos थीटा = L/√r² प्लस L², तो cos थीटा की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई, रख दी गई। अब इसको थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/4πε0 के 2L से Q में गुणा हुआ तो 2QL, और r² प्लस L² का यहाँ 1 पावर है, यहाँ 1/2 पावर है, तो मैंने चूंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 1 में 1/2 जोड़ने पर 3/2 मिल गया इसका पावर, तो r² प्लस L² होल टू द पावर 3/2 मिला हमें। ठीक है। 2QL क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण है P, यानी P = 2QL द्विध्रुव का आघूर्ण आपको बताया जा चुका है, तो यहाँ पर उसका मान P रख देंगे। अब तो E = 1/4πε0 के P/r² प्लस L² होल टू पावर 3/2। ठीक। अब यदि L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, मतलब यदि ये L का मान इस दूरी से बहुत ही कम है तो L² का मान R² की तुलना में नगण्य किया जा सकता है। तो हम L² को क्या कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो नेगलेक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा r² होल टू द पावर 3/2, इस तरह से r² होल टू द पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा r³। तो वही मिल रहा है कि इसलिए E = 1/4πε0 के P/r³ न्यूटन पर कूलम। ठीक। अब निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है, K का मान 1 होता है अगर द्विध्रुव हमारा वायु में रखा है अथवा कि निर्वात में रखा है जहाँ वायु नहीं है, वैक्यूम में, तो E = 1/4πε0 P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हुई किसका, निरक्षीय का। और अक्षीय का कल हम फार्मूला बताए थे, E = 1/4πε0 के 2P/r³। तो ये अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में ये फार्मूले में इतना डिफरेंस है, अक्षीय में होता है 2P/r³, निरक्षीय में होता है P/r³। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग ध्यान दिए रहिएगा, एग्जाम में न्यूमेरिकल में आपको काम देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।